हेलो गाइस, आज ये क्लास 9 के ग्रेविटेशन का लगभग लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग बेसिकली आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत में हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बुयांसी यानी उत्प्लावकता क्या होता है। उस पर आधारित कुछ प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट भी आपके बुक्स में दिए हुए हैं। जैसे कोई स्प्रिंग बैलेंस ले करके यानी बुयांसी को समझने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास। उत्प्लावकता की चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया था, लास्ट वीडियो में। मतलब बुयांसी तो समझाया था लेकिन वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो एक्सपेरिमेंट आसान सा है कि यहाँ पर एक हम लोग स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं और इस स्प्रिंग कमानीदार तुलाजी, उसी को कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस, ऐसे लिया और इससे क्या करते हैं, एक वस्तु को इसे पहले हैंग करके लटका करके पहले नाप लेते हैं। मान लो इसका M1 या W1 मान लो, वेट मान लेते हैं, W1 हुआ मान लो पहले। हम बहुत डिटेल में आपको ये नहीं बता रहे चूंकि आसान सा चीज है। और फिर क्या करते हैं, इसी को फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में, माने उसी एक्सपेरिमेंट में फिर क्या करते हैं, उस बैलेंस को ही बरकरार रखते हैं। और अब क्या करते हैं कि जिस वस्तु को मुझे वजन करना है उसको मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर में, समझ गए ना, एक कंटेनर ये स्टैंड टाइप का मैं बना देता हूँ। एक कंटेनर में मैं क्या करता हूँ, उसको डुबा देता हूँ पानी दे करके, समझ गए ना। पानी दे करके इसमें थोड़ा क्या करते हैं, पानी से लिक्विड, पानी सबसे आसान है, पानी में डुबा करके तब इसको नापते हैं। तो इसका वजन क्या आता है, W2 आता है। अंतर आ गया, देखिए यहाँ पर जब हवा में लटक रहा था इसका वेट W1 था, मास तो वही है, वेट मतलब ये हो रहा है। तो ये W1 आया भार इसका, और यहाँ पर भार इसका कितना आया, W2 आया। और जब दोनों को हम लोग रीडिंग लेते हैं तो हम ये पाते हैं कि W2 का मान कम हो गया, किससे, W1 से, है ना। मापने पर पता चला, क्या हो गया, मापने पर पता चला, क्या पता चला, जो रीडिंग आया, पता चला कि W2 छोटा है किससे, W1 से। तो भार में कमी आ गया ना। तो भार में कमी आने का जो कारण है उसको हम लोगों ने ये महसूस किया कि इसके ऊपर जो है ना एक बुयांसी यानी उत्प्लावकता का बल काम किया है। भार में कमी आने की वजह क्या रही, भार में कमी आने की वजह है यही है, भार में कमी आने की वजह है उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल यही है। इसको हम लोग B से दिखाते, उत्प्लावन बल B, बस यही है। तो उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल, बुयांसी या बुयांट फोर्स, इस दोनों को समझने के लिए एक आसान सा ये एक्सपेरिमेंट है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग इसको बखूबी जान सकते हैं। अब इसी के आधार पर आर्किमिडीज साहब ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बुयांसी फोर्स को, उत्प्लावन बल को नापने का प्रयास किया। और नापने का प्रयास तो किया, फिर उसके साथ उसके भार में जो कमी आई है वो कमी की वजह क्या है, और कमी का जो मान है वो उत्प्लावन बल के साथ कैसा संबंध रखता है, इसी के विषय में आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम लोग जानते हैं। यही स्टेटमेंट है, यही व्याख्या है। तो आइए हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत को पूर्णतः समझने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बड़े गर्व के साथ ये बता सकता हूँ कि आर्किमिडीज के सिद्धांत ने हमें बहुत बड़ी उपलब्धि दी, और जिन उपलब्धियों के सहारे हम लोग बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किए हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल की है। हम लोगों ने बड़े बड़े जहाज बनाए। अभी जो शिप्स वगैरह होते हैं, नाव वगैरह जो होता है, या कोई इंसान जो तैरता है, स्विमिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट
आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही प्रेरित हैं और उसी के आधार पर यह काम होता है। तो आइए चल करके देखते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, उस पर बात करते हैं और लिखते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के विषय में कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है ना। इसका स्टेटमेंट मैं लेता हूं आर्किमिडीज के सिद्धांत का, तो आइए देखते हैं वो क्या होता है। कहता है अगर किसी ठोस पदार्थ को, सिद्धांत का मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप इसे महसूस कीजिए। अगर किसी ठोस पदार्थ को, अगर किसी ठोस पदार्थ को, है ना, देखिए कितना एकदम ओपन लॉ है, एकदम खुला नियम है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मस्त मस्त है ये। अगर किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव पदार्थ में, किसी द्रव पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः, अंशतः का मतलब होता है पूरा पूरी नहीं डुबाए, कुछ हिस्सा डूबा कुछ ऊपर ही रहा, अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाए, पूर्णतः डुबाया जाए तो उस वस्तु के भार में, उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आती है, आभासी कमी आती है जो वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बस यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। समझ गए ना क्या कहना है उसका? उसका कहना है कि मान लेते हैं यह एक कंटेनर ले लो, आप एक बर्तन, कंटेनर बार बार मैं बोलता हूं ये बर्तन है, इस बर्तन में तुम क्या करो, लिक्विड माने पानी ले लो, सबसे आसान तो वही है ना, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, समझने में मजा आएगा आपको, ठीक है। और हमने क्या किया, एक वस्तु को इसमें डुबा दिया। क्या किया, इसमें हमने एक वस्तु को ऐसे लिया, डुबा दिया। तो जब वस्तु को हम डुबा दिए तो डुबाने के बाद इसका तो अपना वेट नीचे, मान लो अगर द्रव्यमान m है तो इसका वेट mg काम करेगा, mg तो ऑलरेडी लग ही रहा है ना। लेकिन होगा क्या कि इसके ऊपर एक, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने लगता है, ये पहले का भार था इसका mg, समझ गए ना। और जब इसको हम लोग वजन करेंगे तो इसके भार में जो क्या होगा, इसके ऊपर द्रव में डूबने के बाद इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ बल काम करने लगता है। तो वही बताया उसने, इस वस्तु के भार जो पहले हवा में mg हुआ करता था, अब जब तोलेंगे तो उसका वेट mg नहीं रह पाएगा, बल्कि इसका जो वेट होगा ना, वो जो अभी जो वेट होगा इसका, वो वेट जो अभी इसका वेट W होगा, नापने के बाद W बराबर क्या हो जाएगा, वो mg माइनस b के बराबर हो जाएगा। जो ओरिजिनल भार था उस भार में इस b की वजह से एक कमी आ जाएगी। पहले W बराबर अगर mg था, ये पहले था, है ना, ये पहले था, अब क्या होगा W डैश वो हो जाएगा किसके, ये m डैश W डैश हो गया यहाँ पर, ये क्या होगा अब mg माइनस b के बराबर होगा। यह b जो है, जहाँ ऐसे आपके सिलेबस में चर्चा नहीं है पर मैं b बता देता हूँ क्या है, जहाँ b बराबर होता है v इंटू रो इंटू जी। v है विस्थापित द्रव का आयतन, जितना द्रव विस्थापित हुआ ना उस ठोस पदार्थ जिसमें घुसेगा तो इतना पानी को अलग, इतना द्रव को हटाएगा वहां से, तब ना उसमें घुसेगा।
ऐसे तो जगह नहीं उसमें। तो जितना द्रव पदार्थ के अंदर वो गया, जितना हिस्सा, उतना पानी को उसने, उतना द्रव पदार्थ को उसने विस्थापित किया। तो ये उसी का आयतन है, विस्थापित द्रव का आयतन है। क्या ये विस्थापित द्रव का आयतन है। और जब ये विस्थापित द्रव का आयतन है, और ये क्या है, ये द्रव का घनत्व है। द्रव का क्या है, घनत्व है, रो। और जी को तो आप पहचानवे कर दिए, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो गुरुत्वीय त्वरण है, तो ये दोनों मिलकर के तो मास हो गया। वॉल्यूम गुना डेंसिटी मास होता है, और जी से गुना कर दिए तो वेट हो गया। गुरुत्वीय त्वरण है ना, ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये गुरुत्वीय क्या है, त्वरण है। तो इसको समझना है हमको। ये गुरुत्वीय त्वरण है, विस्थापित द्रव का घनत्व देख लीजिए, और ये क्या है, त्वरण है। ठीक है ना। तो ये तीनों मिलकर के बनाता है उत्प्लावन बल का ये मान है। तो अब आप समझ गए ना कि ये जो आपके उस द्रव पदार्थ के भार में कमी आई है, इसका मतलब, अच्छा इसके विषय में तो हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि यह जब भी काम करता है तो गुरुत्व के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जी के उल्टा। जी नीचे काम करते, ये हमेशा इसके अपोजिट में काम करता। तो स्वाभाविक है कि उसके वस्तु के भार में कमी तो वो लाएगा ही लाएगा। समझ गए कि नहीं समझे, एकदम बिल्कुल समझने वाली चीज है। तो यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इस पर हम आगे और बात अभी नहीं करेंगे आपसे, इसलिए नहीं करेंगे कि इसको समझने में थोड़ा आप वक्त दीजिए। मैं ऐसे मौखिक बोल देता हूं कि जैसे सबसे आसान एग्जाम्पल कि आप जो नदी में तैरते हो, तालाब में तैरते हो, तो अक्सर आपने ये देखा होगा, जिस आदमी को तैरना नहीं आता वो पानी में डूब जाता है। लेकिन जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब चार पैर वाले जो होते हैं, ये नहीं डूबते। क्योंकि इनकी सच्चाई यही है कि इनका जो शरीर की जो संरचना बनी हुई है, वो ऑटोमेटिकली उतना द्रव को विस्थापित कर देता है कि उसके वेट को बैलेंस करने के लिए वो संभव है। देखो ना, अगर ये बी और ये mg दोनों बराबर हो गया तो ये तो नीचे नहीं डूबेगा, ये सतह पर तैरता रहेगा। लेकिन आदमी को जब तैरने की नौबत आती है तो तैरना हम लोग क्यों सीखते हैं, हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि हम ऑलरेडी नेचुरली वैसा बने हुए नहीं हैं। हमें क्या करना होता है, हाथ और पैर से उतने पानी को विस्थापित करना होता है, ताकि मेरा जो वेट है उस वेट के हिसाब से मैं जितना पानी को विस्थापित करूं, उससे जो उत्प्लावन बल बनेगा वो मेरे वेट को बैलेंस कर ले, संतुलित कर ले, और मैं पानी में डूब नहीं जाऊंगा। नाव वगैरह बनते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। यानी प्लवन टॉपिक आप मोटा मोटी पढ़ रहे हैं, तो प्लवन टॉपिक आप पढ़ रहे, फ्लोटेशन की तैरना कैसे होता था, आप साफ देख लीजिए ना। अगर कहीं mg बढ़ गया b से, ये बुएंसी फोर्स आप लगा रहे हैं, फिर भी अगर आपको mg कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप तो डूबे कीजिएगा ना। मतलब सीधा हो गया कि आपके द्वारा विस्थापित द्रव का भार उतना नहीं हो पाता है ना, वो उतना बुएंसी फोर्स नहीं दे पा रहा है ऊपर की दिशा में, ताकि इस आपके ओरिजिनल वेट को वो बैलेंस कर सके, और ऑब्वियसली आप डूबिएगा। समझ गए ना, नाव नहीं डूबता है। सामान्य तरीके से नाव का जो निर्माण होता है उसका आकार ऐसा बनाया जाता है कि उसके द्वारा विस्थापित द्रव से, है ना, जो बुएंसी फोर्स बनता है वो ज्यादा रहता है उसके वेट से, तो वो सुरक्षित है। अब आदमी चढ़ा लिया बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा आदमी चढ़ाइएगा तो आपका क्या होगा, नाव का वेट बढ़ेगा, पर जो उसका उत्प्लावन बल देने का क्षमता है वो तो नाव के आकार से, उसके आयतन से है। अगर दोनों में बैलेंस संतुलन नहीं बना, आप एक्स्ट्रा आदमी चढ़ाइएगा तो स्वाभाविक है कि आपका नाव डूबेगा, और यही होता ही है जनरली। तो बहुत सारे बेनिफिट है इसके, पर छोटे से इस लेक्चर में मैंने बहुत सारी बात सिखाई है, और बाकी जो भी होगा हम लोग लगभग देखेंगे। सब चीज़ मैंने पढ़ा दिया, बाकी अपना थोड़ा सा बुक का भी स्टडी करना जरूरी होता है, सवाल वगैरह बनाने पर बाकी चीज़ों को अब क्लियर करूंगा। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं, इस चैप्टर को भी समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आने वाले हैं, और उसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब ये इंटरेस्टिंग है। अब आने वाला जो फेस्टिवल है उसका फुल मजा लीजिए, पूरा बाजार घूमिए,
पूरा माहौल बनाइए और एंजॉय कीजिए लाइफ को, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अफसोस जीवन में करने की जरूरत नहीं है, जो कर गए वो कर गए, आगे क्या करना है ये सोचना है। भविष्य की योजना बनाओ, वर्तमान को मस्ती में जियो, जीवन का आनंद लो, जिंदगी मिलेगी न दोबारा, ये मैं आज कह के जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।